रेशो के ऊपर जब आपने एनालिसिस करना है तो एक तो फिक्स चीजें हैं। जब भी रेशियो का एनालिसिस किया जाए और वो आपसे जनरल बातें पूछे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो रेशियोज होती हैं वो फिक्स नहीं हो सकती। रेशियोज जो है या किसी भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या किसी भी कंपनी की पोजीशन है, पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी की हालत, और परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर, इनकम एक्सपेंस फॉर द ईयर। वो कहता है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब एक बिजनेस पेरिशेबल गुड्स का है, एक बिजनेस ड्यूरेबल गुड्स का है। या अगर मैं सादा एग्जांपल दूं कि सपोज दैट एक बंदे का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मतलब वो घर के जो अप्लायंस हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह सेल करता है। अब उसकी रेशियोज, एक बंदा सब्जी बेचता है, उसकी रेशियोज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। जो इलेक्ट्रिक गुड्स वाला बंदा है वो चीजें होल्ड रख सकता है ज्यादा देर के लिए, अगर थोड़ा ज्यादा होल्डिंग भी करेगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उसकी जो एनआरवी है वो कम होने का कोई चांस नहीं है। अगर एक सब्जी वाला है, अगर वो होल्डिंग पीरियड ज्यादा करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस का, अगर एक बिजनेस का होल्डिंग टाइम ज्यादा है और एक बिजनेस का, सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि जैसे एक बंदा वॉशिंग मशीन बेचता है, अब अगर वो वॉशिंग मशीन का होल्डिंग टाइम जो है ना वो 30 डेज है, इसका मतलब क्या है कि जो वॉशिंग मशीन वो अपने पास खरीद के लाता है ना, आफ्टर 30 डेज वो सेल आउट होती है। और एक बंदा है वो वेजिटेबल का बिजनेस करता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, और अगर वो वेजिटेबल लेकर आता है, अगर वो 30 डेज बाद सेल करेगा वो तो काबिल सेल ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तो 10 दिन होल्डिंग टाइम भी बुरा है, इसका 30 डेज भी गुजारा हो जाएगा और इसका 10 दिन भी गुजारा नहीं होगा। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बिजनेस पे, फिर हम कंपेयर करेंगे रेशियोज। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सीजन। ये जो सीजनल वेरिएशन आती हैं ये भी हमारी रेशियोज को बहुत अफेक्ट करती हैं। अगर हम अज्यूम करें एग्स की जो कंजम्पशन होती है या उसकी जो स्टॉक अपने पास रखने का तरीकाकार होता है, अब लोग गर्मियों में ये स्टॉक कम रखेंगे, अगर वो स्टॉक कम रखेंगे तो उनकी जो करंट रेशियो है वो कम आने के चांसेस हैं। सर्दियों में ये करंट रेशियो वो ज्यादा, यानी स्टॉक वो ज्यादा रखेंगे, एक तो उसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं, दूसरा उसकी सेल भी ज्यादा होती है, इसलिए वो स्टॉक ज्यादा खरीदते हैं। तो सीजन की वजह से भी ये जो वेरिएशंस हैं ये चेंज हो सकती हैं। कि अगर हम सर्दियों के सीजन का ऑडिट कर रहे हैं तो उसके जो वेरिएशन चेक करेंगे वो सीजन को भी कंसीडर करने के बाद चेक करेंगे, और गर्मियों में अगर वही चीज कर रहे हैं तो सीजन को कंसीडर करेंगे। इवन के लोकेशन को भी कंसीडर किया जाता है। तो जब भी रेशियो एनालिसिस का हम रेशियो का एनालिसिस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रेशियोज की फिगर नहीं देखते, बल्कि नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सीजन और लोकेशन को भी लाजमी कंसीडर करते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक चीज की होल्डिंग और तरीके से होगी, वही चीज किसी और मुल्क या किसी और शहर में होगी तो उसका होल्डिंग का तरीका और होगा, क्रेडिट सेल, रिसीवेबल, कैश सब चेंज हो जाता है। उसके बाद अब हम 1 बाय 1 रेशियोज को पिक करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके फिर क्वेश्चन करते हैं।
आज हमारा टारगेट है 2 रेशियोज का, लिक्विडिटी रेशियो का और वर्किंग कैपिटल रेशियो। कुछ सवाल पूछना चाह रहा था? बहुत कुछ करता है, मार्केट ट्रेंड का इफेक्ट हो सकता है, वो सीजन में ही आ जाता है, क्योंकि जैसे सीजन चेंज होता है ना, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो ये चीजें सारी काउंट होती हैं इसमें। अच्छा, अब हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमने इसकी रेशियो पढ़ी है 2, एक पढ़ी है करंट रेशियो, करंट रेशियो का फार्मूला हमने पढ़ा करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स ओवर, हम इसके बारे में लिखते हैं कि ये 2:1 बेस्ट होती है। क्या ये फाइनल फिगर है? ये फाइनल फिगर है। फिर वही बात, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करेगी, सीजन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। तो 2:1 रेशियो एक जर्नल टर्म है, नॉट अ कंक्लूसिव, ये एक जर्नल टर्म है, फाइनल नहीं है। ये एक हम ओवरऑल कहते हैं कि 2:1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आंसर आप करंट रेशियो एसेट को करंट लायबिलिटी में डिवाइड करोगे तो आपके पास कोई आंसर आएगा। अगर आंसर 2 आया तो आप उसको लिखोगे 2:1, अगर आंसर 3 आया तो आप लिखोगे 3:1, अगर आंसर 1.5 आया तो आप लिखोगे 1.5:1। तो फिर उसके बारे में एक सेंटेंस लिखोगे। अगर वो कहता है रेशियो को एक्सप्लेन करें, तो हम कहते हैं कि जवाब क्या आया? 2:1। अब इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस के पास ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए ₹2 के करंट एसेट्स अवेलेबल है। अगर आंसर 3 आया तो क्या मतलब होगा? बिजनेस के पास ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए ₹3 के करंट एसेट्स अवेलेबल है। ये ज्यादा रेशियो भी अच्छी नहीं होती और कम रेशियो भी अच्छी, बहुत ज्यादा रेशियो भी अच्छी नहीं होती कि अगर आ जाए 5:1, ये भी अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात होती है। तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब लिखते हैं, देयर आर ₹1 करंट लायबिलिटी, देयर फॉर द पेमेंट लिख लें, फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1 करंट लायबिलिटी, there are current assets available of ₹2 for the payment of ₹1 current liability, there are current assets are available for ₹2। ₹2 के करंट एसेट्स अवेलेबल है ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए। एक तो आप ये लिखेंगे, अगर टाइम को भी देखना होता है हमने। उसके बाद पेपर में जो सवाल आने की तरीकाकार होता है, किसी की करंट रेशियो कम है तो पूछेगा क्यों कम है, नंबर 1। नंबर 2, किसी की करंट रेशियो ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। सवाल क्या पूछेगा? करंट रेशियो अगर लो है तो वजह बताओ, अगर हाई है तो वजह बताओ, अगर डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, और अगर इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, यह सवाल आता है। ये तरीकाकार एक ही होगा सबका,
एक ही जवाब को थोड़ा सा अंग्रेजी का सेंटेंस चेंज करेंगे, जवाब चेंज हो जाएगा। मतलब मे की जगह कैन लिख देना, जवाब चेंज हो जाएगा। पहला सवाल क्या जवाब होगा, वो आप रेशो निकालोगे, वो कहेगा वजह बताओ क्यों रेशो कम आ रही है। इसके फिर दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा वो क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई चीज बताई होगी, दूसरा तरीका होगा जर्नल हम आंसर देंगे। एक तरीका होगा कि क्वेश्चन के अंदर ही कोई ना कोई चीज हमें मिल जाएगी, और दूसरा जर्नल नॉलेज। रेशो हम फाइंड करेंगे दो कंपनीज की, एक कंपनी की कम आ रही होगी, वो कहेगा बताओ क्यों कम आई। अब पहली बात कम क्यों आएगी, आपने फौरन दिमाग में फार्मूला लेकर आना। आपने कहना ऊपर करंट एसेट्स हैं, नीचे करंट लायबिलिटीज हैं। अगर ये कम आई है तो इसके करंट एसेट्स कम होंगे और लायबिलिटीज ज्यादा होंगी। आप पहली वजह लिखते हैं, हो सकता है ये बंदा स्टॉक कम रखता हो। इट मे बी लो लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन। हो सकता है ये बंदा स्टॉक लेवल कम मेंटेन रखता हो, नंबर वन। हो सकता है ये बंदा कम क्रेडिट सेल करता हो। अगर क्वेश्चन से कोई चीज नहीं मिलेगी तो हमने लफ्ज क्या लिखना है, मे, मतलब हो सकता है। फिर हम हो सकता है कि इसने जो सप्लायर है उसकी एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स अवेल की हूं। हो सकता है उसने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई हो। तो हमने क्या करना है, वो वजह लिखनी है कि हमारे करंट एसेट्स कम हों और लायबिलिटीज ज्यादा हों। और बिल्कुल इनको उल्टा कर देंगे अगर हाई कर। तो अगर मैं सबसे पहले, एक ही सवाल का जवाब सबके साथ होगा, तो सबसे पहले वाली चीजें हम लिख लेते हैं, इट मे बी या इट मे बी मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टॉक। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो आपने लिखा है ये क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया है, ये जर्नल लाइन है? ये जर्नल लाइन है क्योंकि लिखा है मे बी। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो हम लिखेंगे वो इस तरह से है, फिर मे का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद इट मे स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज फॉर सेल्स। इसका क्या मतलब है, उसने उधार देने की पॉलिसीज बड़ी सख्त रखी हुई हैं, जिससे हमारी क्रेडिट सेल कम होगी तो हमारा जो डेटर्स हैं वो, अगर डेटर कम होंगे तो हमारे करंट एसेट कम हो जाएंगे, और करंट एसेट कम होंगे तो हमारी करंट रेशियो कम आएगी। एक और चीज लिखते हैं, इट मे अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर। अच्छा मैं वैसे तो ये आपको बता देता, लिखवा इसलिए रहा हूं कि लिखोगे तो थोड़ा याद रह जाता है, बट ये जर्नल है, आप अपनी तरफ से कोई और बात भी ऐड कर सकते हो जो चीज को फुलफिल करे। अब इसका मतलब क्या है, हमने अपने सप्लायर से ज्यादा टाइम लिया हुआ है, इसका मतलब है हमारे पेबल ज्यादा नजर आ रहे हैं, और पेबल भी ज्यादा होंगे तो क्या होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 4, इट में अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट पॉलिसीज अच्छा इसमें ये तो जर्नल बात है, ये तो आपको भी समझ लग गई है। अब एक थोड़ी प्रोफेशनल बात लिखते हैं, हो सकता है वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स की फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से कर रहा हो सकता है वो, हालांकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपने नॉन करेंट एसेट खरीदने हैं ना
तो आपको लायबिलिटी भी नॉन करंट लायबिलिटी अवेल करो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपनी नॉन करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट किससे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। पर अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से करेंगे, हमारे ऊपर वाले करंट एसेट तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ेंगे तो नॉन करंट एसेट, लेकिन लायबिलिटी कौन सी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी करंट रेशो कम हो जाएगी। तो ये एक प्रोफेशनल लाइन है, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा आसान सवाल जो होता है ना, वो होता है क्वेश्चन से चीजें निकालना। क्वेश्चन की रेशो को देखकर ना पता करेंगे कि अच्छा इस रेशो की वजह से ये रेशो अफेक्ट हो रही। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर हमें वो चीजें नजर भी आएंगी। फिलहाल मैं आपको जर्नल लाइनें लिखवा रहा हूं। अब क्या लिखे, इट में इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या इसे बोलते हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। रनिंग फाइनेंस भी किसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को। तो ये जो सारी चीजें हमने ऐसे जनरल बातें की हैं, ये किसकी की हैं, ये किसकी की है हमने। करंट रेशो अगर लो होती है, किसी की अगर लो है तो, अगर किसी की रेशो ज्यादा है तो उल्टा कर दें। हो सकता है उसने हाई लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन किया हो सकता है उसकी फ्लेक्सिबल क्रेडिट सेल्स टर्म्स हो सकता है उसने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ना ली हो सकता है जो सप्लायर की हूं वो एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ना अवेल की हो सकता है उसने अपने करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग नॉन करंट लायबिलिटी से की हो। करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग, अब आपके पास करंट एसेट तो आ जाएगा, लेकिन नीचे करंट लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि लॉन्ग टर्म लोन जाके बढ़ेगा। तो यही सारी चीजें हैं, आपने सिर्फ लाइनें चेंज करनी। अब जरा फोकस करें, जो फोकस कर रहे हैं, ये क्या था, किसी की अगर लो करंट रेशो है तो क्यों है, अगर किसी की करंट रेशो कम करनी है तो कैसे करनी है, ये लफ्ज के में निकाल देंगे। लफ्ज में से अब एक की ज्यादा करंट रेशोज हैं, हमने कहा इसको कम करना है। हम काम कैसे करेंगे, हम कहेंगे जी इट शुड मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टॉक, इट शुड मेंटेन या इट शुड स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज, इट शुड अवेल एक्सटेंडेड या क्रेडिट फैसिलिटीज या एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम सप्लायर। में से शुड पे आ जाएगा, मतलब अंग्रेजी सेम है, सेंटेंस मेकिंग चेंज करेंगे। अब ये सेंटेंस मेकिंग जिसने रट्टा लगाया हुआ है, शुड की जगह में लिख देगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आई कैप को ये क्लियर पता चलेगा, कोई गंवार आ गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब उसको ये पता ही नहीं है मैं जवाब कौन से लिख रहा हूं, मुझसे पूछा क्या गया। और जो लोग रट्टा लगा के जाते हैं सवाल में, अगर तुक्का ठीक लग गया, देखिए मैंने तो यही लिखवाया है ना, आगे तो मैं कुछ लिखवा ही नहीं रहा, लेकिन इस सवाल को अगर सेंटेंस मेकिंग चेंज होकर जवाब चेंज हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह फेल होने की यह है कि स्टूडेंट रट्टा लगा के जा रहा है, इनको वहां पर चीज वही आती है, अंग्रेजी थोड़ी चेंज करके लिखनी होती है, हम वही एज इट इज लिख कर आ जाते हैं, तो पूरे 16 के 16 नंबर जाया हो जाते हैं। क्योंकि ये 16 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का ये पेपर में सवाल आता है। आज क्योंकि हमने थोड़ा इसके ऊपर काम करना है, कल मैं आई कैप के आपको पढ़ाऊंगा जो इसके रिमार्क्स हैं, कि आई कैप ने इसके ऊपर अपने क्या रिमार्क्स दिए, ठीक है। तो ये करंट रेशो के बाद, अच्छा करंट रेशो की और एसिड टेस्ट रेशो की सेम रिमार्क्स हैं, सिर्फ एक रिमार्क्स निकाल देंगे। वो कौन सा वाला भला, स्टॉक वाला।
अब ऐसे टेस्ट रेशियो में हम ये तो नहीं लिखेंगे ना कि वो स्टॉक लो लेवल या हाई लेवल मेंटेन करेगा, उसमें तो स्टॉक है ही नहीं। तो सारे के सारे एसेट, उसका आंसर बताएं जरा, उसका फार्मूला बताएं जरा। एसेट टेस्ट रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक ओवर करंट, ओरिजिनल फार्मूला यही है। अच्छा, इसके सारे वही रिमार्क्स है, सिर्फ स्टॉक वाला रिमार्क्स नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक वाला रिमार्क्स नहीं लिखेंगे, बाकी सारे रिमार्क्स यही हैं। ये बातें बाद में कर लेना, यानी सच में आप में से एक शख्स को यहां पर बुला ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं। आप कम पढ़ो, मैं ये नहीं कहता ज्यादा पढ़ो, लेकिन जो क्लास में बैठो बस यही पढ़ लिया, बाद में ना पढ़ा करो, क्लास में सीरियस हो जाया करो थोड़ा। एसेट टेस्ट रेशियो, ओके, एसेट टेस्ट रेशियो में सारे ये रिमार्क्स हैं, वही कम है तो क्यों है, इट मे बी, कम करना है तो कैसे, इट शुड बी। बस इस तरह के रिमार्क्स लिखते वक्त आपने ख्याल रखना। किसमें, सप्लायर की भी आएगी, क्योंकि नीचे करंट लायबिलिटी तो है ना, करंट लायबिलिटी में सप्लायर आता है और डेटर ऊपर आता है, सिर्फ स्टॉक की लाइन एक्सक्लूड करेंगे। स्टॉक इसमें नहीं लिखना, इस फार्मूले के अंदर जब वो एसेट टेस्ट रेशियो के रिमार्क्स पूछेगा तो जो हमने लिखा है ना, इट मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टॉक, तो वो नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि इसके अंदर तो स्टॉक है ही नहीं, स्टॉक के अलावा एसेट है सारे, तो इसमें फिर स्टॉक का रिमार्क्स भी, क्विक एसेट के अंदर आप लोगों ने स्टॉक के रिमार्क्स नहीं लिखने। बाकी इसका कौन बेस्ट का क्या है, अब इसका पहले मतलब, ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए ₹1 के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं अदर देन स्टॉक। ₹1 करंट लायबिलिटी पे करने के लिए ₹1 के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं अदर देन स्टॉक। ठीक होगी बात। उसके बाद क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, मैं चाहता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूं, क्योंकि आज दूसरी क्लास भी नहीं होनी हमारी, तो इसलिए पहले बस इस दो रेशो पर रिमार्क्स डिस्कस करके मैं एक प्रैक्टिकल सवाल करवाता हूं। आप क्वेश्चन पे आए, प्री पेमेंट्स वो सवालों में करना है, फार्मूले के अंदर नहीं है, सवाल हल करते वक्त करना है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 24 निकालें। अगर आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है तो फिर आपको क्वेश्चन बुक से निकालने की जरूरत नहीं है। पहला और बहुत मजे का सवाल करने लगे हैं। जल्दी करें, निकल आया। बेग साहब को बताओ, उन्होंने कहा कि शायद आप ना जो नीचे वाली क्लास है वो 1 बजे स्टार्ट कर देना और ये टाइम हमें देना। साथ रिमार्क्स क्या देना, एनालिसिस क्या करना, इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क। जल्दी चलिए जी। अच्छा, किसी ने अगर अलग अलग होना है ना, जिसको ज्यादा बातें आई हैं उसके दोस्त को तो अलग अलग बैठ सकता है, ये क्वेश्चन एंजॉय करना। किसी ने भी अलग होना है, अलग होके बैठ जाए, बट सवाल एंजॉय करना है। सवाल सारे मैंने आपसे पूछने हैं। सबसे पहली लाइन, पहला स्टेप, बूम लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर, नेचर ऑफ द बिजनेस। मैंने क्या कहा था, नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है। ये अगर सबको स्क्रीन नजर आ रही है तो बुक से देखने की जरूरत नहीं है, बुक है तो ठीक है, मोबाइल ना ओपन करना, मोबाइल बंद, जिसके मोबाइल पे जिसने बुक खोली हुई है ना वो बंद कर दे जी। बूम लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर, और मैं आपसे कहता हूं जैसे क्वेश्चन में आपको लफ्ज मैन्युफैक्चरर का मिले ना, तो आपने अपने रिमार्क्स के अंदर रॉ मटेरियल लेकर आना, 2 लाइनें लाजमी ऐड करना, रॉ मटेरियल, इकोनॉमी ऑफ स्केल, रॉ मटेरियल, इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब सुनिएगा, अगर आपने कहना है
पॉजिटिव रिमार्क्स क्या है? हो सकता है इसको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा हो सकता है इसको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा हो सकता है इसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव की हो सकता है उसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव ना की हो। ओके, बात समझ लगी? दोबारा सुने, ये बात सुनिए। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरर का है तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल खरीदता होगा। मैं आपको वैसे तो 10-12 लाइनें बता सकता हूं, इतना टाइम नहीं होता। एक आपने रॉ मटेरियल वाली लाइन लाजमी लिखनी है। अगर आपका प्रॉफिट कम आ रहा है तो आपने करना है, हो सकता है इसको रॉ मटेरियल महंगा मिलता हो सकता है इसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव ना किया हो। ये 2 लाइनें लाजमी याद रखनी। अंग्रेजी लिखवाता भी हूं अभी। और अगर प्रॉफिट ज्यादा है, हो सकता है रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा हो सकता है इसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लिया। अच्छा, एक बिजनेस नया बिजनेस है, क्या वो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर चुका है या नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। इसका मतलब है अगर कोई नया बिजनेस है तो हमने ये लिखना है कि इसने अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव। ये वो रिमार्क्स हैं, याद तो करने हैं। फिर भी दोबारा मैं कहूंगा सवाल को गौर से जरूर पढ़ें। तो मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल की लाइन, और अगर आप लेबर की लाइन भी ऐड कर लोगे तो अच्छा होगा, बट आई कैप इसको नहीं ऐड कर रहा। हो सकता है हमें लेबर सस्ती मिल रही हो सकता है हमें लेबर महंगी मिल रही हो। अब देखते हैं, तो एक तो हमने देखा जी मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2017 हैज बीन सबमिटेड टू द सीईओ। लो जी, बूम लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दिया सीईओ। अब उसमें क्या है? एसपीएल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारे लिए काम की चीजें क्या है भला? एक तो ये वाली अमाउंट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, होता है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या ऐसा करें 1150 में 450 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा? ये जो 1600 है ये पीबीआईटी है, प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि हमें क्या क्या दो चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन उसने बता दी, पीपीई करंट एसेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व। शेयर कैपिटल और रिजर्व ये क्या चीज है भला? ये इक्विटी है। और अगर इसके अंदर ये भी मैं ऐड कर दूं तो ये कैपिटल इंप्लॉयड बन जाएगा। चलो आगे बढ़ो। करंट लायबिलिटी फिर 9000 आ गया। Although performance of BL has improved from the last year, कहता है हमने परफॉर्मेंस कहां से पता चली होगी? एसपीएल से। कहता है परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। सीईयू wants to compare the result with other companies, ये पिछले साल से कंपेयर कर रहा है या इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहा है? ऑपरेटिंग इन स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो आप भी तो स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर ही हो। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंडस्ट्री डाटा हैज बीन गैदर्ड, इंडस्ट्री का आपने डाटा देखा तो 23.5% उसकी जीपी रेशियो है। ये हमारी नहीं है, ये इंडस्ट्री की है। नेट प्रॉफिट 7.7% है। करंट रेशियो भी बताई हुई है, गियरिंग रेशियो, फिर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। कहता है कंप्यूट बीएल रेशियो फॉर कंपैरिजन विद इंडस्ट्री रेशियो। इसका मतलब है हमने अपनी भी कौन सी रेशियो फाइंड करनी है? यही रेशियो फाइंड करनी है जो उसने गिवन की है। हम अपनी रेशियो फाइंड करते हैं, फिर वो कहता है कंपेयर भी करो। अब अगर तो उसने कहा ना कंपेयर करो, तो सिर्फ हमने कहना है कि हाई है हमारी रेशियो या लो है, बस ये हो गया कंपैरिजन। दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है? फॉर ईच रेशियो वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से हमारी रेशियो कम क्यों है ज्यादा क्यों? तो सबसे पहले हम अपनी इंडस्ट्री की जीपी रेशियो फाइंड करते हैं, एनपी रेशियो फाइंड करते हैं, करंट, गियरिंग, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये करने के बाद फिर हम कंपैरिजन करते हैं। इसने तो वन का है ना एक रीजन,
हमने कम से कम 3-3 4-4 रीजन डिस्कस करते हैं, और ये फिर आपने याद कर लेनी है, बल्कि आपने ना अपने नोट्स बनाने हैं कमेंट्स के, और नोट्स को रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि बिजनेस चेंज होगा। अब इसके अंदर हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, अगर रिटेलर होगा और आपने वही रटा हुआ रॉ मटेरियल उधर ऐड कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा कि रिटेलर कौन सा रॉ मटेरियल खरीदता है। तो हमने मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने लगे। तो पहले जीपी रेशियो का फार्मूला किस किस को आता है? जीपी रेशियो का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, कितना? 16.67%। उसके बाद कौन सी रेशियो फाइंड करनी है? अच्छा, आपके पास तो बुक है ना, आप बुक अपने सामने रखें, मैं यहां पर रेशियो फार्मूला भी लिखता जाता हूं और रेशियो भी फाइंड करता जाता हूं। ये हमारी रेशियो कितनी आ गई? 16.67। हाँ जी, एनपी रेशियो का चलो फार्मूला इधर ही आकर लिख लेते हैं, पेपर की प्रेजेंटेशन ही बता देता हूं। पेपर में अगर इस तरह का सवाल आ जाए, आपने यहां पर लिखनी है रेशियो, यहां पर आपके पास है बूम लिमिटेड, यहां पर आपके पास है इंडस्ट्री, और यहां पर आपने रीजन लिखनी है वेरिएशन की। इसके दो तरीके होंगे, या तो ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका होता है हर रेशियो लिख लें पहले, सिर्फ एक रेशियो, दोनों के रेशियो और उसका रिमार्क्स, फिर नेक्स्ट अगली रेशियो, फिर उसका रिमार्क्स नीचे, रेशियो लिखते जाएं और उसका रिमार्क्स लिखते जाएं। और एक तरीका होता है कॉलम वाइज, जैसे हमारे पास पहले कौन सी रेशियो है? जीपी रेशियो, हाँ जी, जीपी रेशियो के अंदर हम फार्मूला लिखेंगे, कौन सा फार्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय ग्रॉस डिवाइड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी, जीपी का बूम लिमिटेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कितना? 16 अच्छा, पेपर में ना आपने वो वैल्यू भी लिखनी है एक दफा। और इंडस्ट्री का कितना है? 23.5। सबसे पहले लिखना है हमारा, कंपेयर करना है लोअर देन इंडस्ट्री, लोअर देन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से कम है ना, लोअर देन इंडस्ट्री। सबसे पहला ये हमने कंपैरिजन दिया। अभी मैं सिर्फ इस जीपी रेशियो पे बता रहा हूं। सबसे पहला रिमार्क्स, अगर जीपी रेशियो कम है और सवाल के अंदर कुछ नहीं बताया, बस सवाल को बड़े ध्यान से देखना है, सबसे पहले हमने लिखना है, हो सकता है इसने जानबूझकर सेलिंग प्राइस रिड्यूस की हो, ताकि, क्योंकि नया नया है ना अभी मार्केट के अंदर, हो सकता है। तो अगर जिस बंदे ने अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दी हो ना, उसका जीपी रेशियो कम आता है, मतलब जिसने ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दिया हो। तो आपने लिखना है पहला, इसने एक वेरिएशन बताई है, मैं आपको 6-7 बताने लगा हूं। नंबर 1, इट में रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज मार्केट शेयर।
सेल चाहे ज्यादा होंगी, जीपी रेशो कम आएगी। सेलिंग प्राइस कम करने से जीपी रेशो हमेशा कम आती है। याद रखनी है एक बात, जीपी रेशो दो वजह से कम होती है बस। सेलिंग प्राइस कम कर दो तो, या कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा कर दो तो। अदरवाइज आपकी सेल, टोटल सेल कम या ज्यादा होने से जीपी रेशो पे फर्क नहीं पड़ता। जीपी रेशो कम कब आएगी? सेलिंग प्राइस कम कर दो या कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। जीपी रेशो कम होने की सिर्फ दो वजह। ग्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल टोटल में ज्यादा भी हो सकता है। रेशियो की बात कर रहे हैं कि एक 100 रुपए के ऊपर एक बंदा 20 रुपए कमा रहा है, हम 18 रुपए कमा रहे हैं, अब हम 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। अब वो हो सकता है हमारी सेल ज्यादा हो जाए, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाए, बट जो रेशियो है वो तो हमने हर 100 रुपए के ऊपर कितना कमा रहे हैं? 18 रुपए, क्योंकि ये हर 100 रुपए के ऊपर बताया जा रहा होता है। सपोज दैट आपने 200 की सेल की है, आपका पता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? आप हर यूनिट के ऊपर ना 18 रुपए कमा रहे हैं। आपने सेल कितनी की, ये जरा फोकस कर ले। आपकी सेल हुई है 200 रुपए, सेल कितनी हुई है? 200 रुपए। और अज्यूम कर रहा हूं, ये सवाल नहीं बता रहा, हो सकता है आपने जो 200 रुपए की चीज खरीदी है वो कितने की खरीदी है, या आपने इस हर 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो, 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपने टोटल 200 में कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 40 रुपए। 160 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है और 40 रुपए आपका प्रॉफिट है। आपकी जीपी रेशो भला क्या आएगी? 40/200 मल्टीप्लाइड बाय, तो जीपी रेशो कितनी आ गई? 20%। एक दूसरा भाई साहब है, उसकी टोटल सेल कितनी हुई है? 100 रुपए, वो हर 100 रुपए में 25 रुपए अपना ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है, और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ जाएगी? 75। बताओ इसकी जीपी रेशो कितनी आएगी? 25%। उसकी सेल भी कम है, उसका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट भी कम है, लेकिन उसकी जीपी रेशो ज्यादा है। भला क्यों? क्योंकि उसने यूनिट एक बेचा है। वो एक यूनिट के ऊपर 25 रुपए कमा रहा है, हम 2 यूनिट के ऊपर 40 रुपए कमा रहे हैं, मतलब हमें इस हिसाब से 2 यूनिट पे 50 रुपए कमाना चाहिए था। तो हमारी जीपी रेशो कम होने की दो वजह होती है, याद रखें। या तो पर यूनिट के पीछे हम अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दें, या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा पड़ रही हो पर यूनिट के हिसाब से। इस सूरत में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कम आती है। तो अक्सर लोग ऐसे करते हैं, जीपी रेशो कम होने की वजह से कभी कोई गलत बात नहीं समझी जाती। वो कहते हो सकता है इसने सेलिंग प्राइस थोड़ी कम की हो टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर किसे कहते हैं? माम, मार्केट शेयर किसे कहते हैं? लिखा हुआ है ना। एक तो ना मैं बोली जा तो आप ना दिमाग कर देते बंद। चलो जी, मेरी आवाज आने नहीं देते, फोकस किया करो, बातें चल क्या रही हैं। देखें, वो कहता है इट मे रिड्यूस सेलिंग प्राइस, इट मे रिड्यूस सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब है अपने कस्टमर बढ़ाना। मार्केट शेयर का मतलब क्या है? अपने कस्टमर बढ़ाना। जब आप अपनी सेलिंग प्राइस कम करोगे, ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करोगे, तो लोग आपकी चीजें ज्यादा खरीदेंगे, तो ओवरऑल जो मार्केट में सेल हो रही है उसमें आपका शेयर बढ़ जाएगा। पेपर में एक दफा सवाल आ गया कि एक भाई साहब मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहता है, वो क्या करे? सेलिंग प्राइस कम करे। फिर अगला सवाल है, वो रेशो किस रेशो से पता चलेगा? जीपी रेशो से पता चलेगा। और जीपी रेशो कम आएगी या उसकी ज्यादा? कम आएगी। जीपी रेशो कम आएगी। क्यों जीपी रेशो कम आएगी रोहन? मैं आपसे हूं। हाँ, और कोई रोहन है? हाँ? अच्छा, तो इधर रहना था ना, देखना थोड़ी है। बताएं। और जीपी रेशो दो वजह से कम होती है। एक मिनट, मैंने कहा ना कि सब लोग होते हो।
मुझे लगता है हर एक को बार बार कह के जगाना पड़ेगा। महमूदुल हसन, जीपी रेशियो किस वजह से कम होती है? कम को नहीं, मैंने दो बातें बताई हैं वो बताओ। नहीं सुना। इमरान, कॉस्ट ऑफ सेल का। जुनेद, मैंने तो कॉस्ट ऑफ सेल का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल किया। जीपी रेशो कम किस वजह से हो सकती है? जवेरिया, गुड। अब सुनिए दोबारा एक दफा पूरी तरह बात सुने। जीपी रेशो कम होने की सिर्फ पहली बात, एक्टिव हो जाओ। ग्रॉस प्रॉफिट आता कैसे? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल प्राइस कम हो जाएगी, उस बंदे की जीपी रेशियो ज्यादा आ जाएगी, चाहे उसको प्रॉफिट बेइंतहा हो, चाहे उसका ग्रॉस प्रॉफिट पूरी दुनिया से ज्यादा हो। अगर उसने सेलिंग प्राइस अपनी कम रखी हुई है ना, उसकी जीपी रेशियो कम आएगी। अभी आपके सामने मैंने किया, ये देखो, उसकी 200 की सेल है, 40 का प्रॉफिट है, लेकिन उसकी रेशियो कितनी आ रही है? 20%। दूसरे की 100 रुपए की सेल है, सेल भी कम है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी कम है, ग्रॉस प्रॉफिट भी कम है, लेकिन उसकी जीपी रेशियो ज्यादा है। वजह क्या थी? वो एक यूनिट के ऊपर 25 रुपए कमा रहा था, हम एक यूनिट के ऊपर 20 रुपए कमा रहे थे। हमने मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर किया हुआ है, कस्टमर हमारे ज्यादा हैं, उसका एक यूनिट बिका है, हमारे 2 यूनिट बिके हैं। यह है मार्केट शेयर ज्यादा हो जाना। तो सेलिंग प्राइस कम करने से या परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस ज्यादा करने से हमारी जीपी रेशो कम हो जाती है। अब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को भी छोड़ दें, क्लोजिंग स्टॉक को भी छोड़ दें, सिर्फ किस पे आ जाए? परचेज पे। अगर आपको परचेज प्राइस ज्यादा पड़ेगी, जीपी रेशो कम हो जाएगी। अगर आपको सेलिंग प्राइस आप कम करोगे, जीपी रेशो कम हो जाएगी। सेलिंग प्राइस ज्यादा रखोगे, जीपी रेशो ज्यादा आएगी। परचेज प्राइस कम होगी, जीपी रेशो बढ़ जाएगी। जीपी रेशो कम किस तरह से हो सकती है? वजह ही दो है, सेल प्राइस कम कर दो या परचेज प्राइस ज्यादा हो जाए, जीपी रेशो कम हो जाएगी। अब आपकी जीपी रेशो कम हो रही है, आपने वो वजह लिखनी है क्यों जीपी रेशो कम आई है। हाँ जी, तो पहली बात मैंने क्या लिखी है कासिम? हो सकता है इसने सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दी हो, क्यों? टू इंक्रीज द। अगली बात नंबर 2, हो सकता है इसको रॉ मटेरियल महंगा खरीद रहा हो सकता है ये बंदा रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल का कमेंट क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? मैन्युफैक्चरर की वजह से। किस वजह से ऐड कर रहा हूं? मैन्युफैक्चरर की वजह से। तो क्या लाइन बनेगी? इट मे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट लो प्राइस या हाई प्राइस, क्योंकि हमारी जीपी रेशियो कम है, उसकी वजह का लिखना है कमेंट। जिसकी जीपी रेशियो ज्यादा है उल्टे कर देंगे। नंबर 2, 3, एक लफ्ज मैंने और कहा था, हो सकता है इसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लिया हो या ना कर लिया हो। नहीं किया, क्योंकि इसकी जीपी रेशियो कम है। इट मे नॉट अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल लेवल। हो सकता है इसने इकोनॉमी ऑफ स्केल लेवल अभी तक अचीव ना किया हो। ओके होगी बात? हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो रही हो, इनएक्सपीरियंस स्टाफ होने की वजह से इसकी वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा हो रही हो। मतलब आपने जीपी रेशो कम करनी है, अपनी परचेज कॉस्ट को ज्यादा करना है, अपनी सेल को कम करना है। बात उसने एक रीजन कही है। तो रॉ मटेरियल, अगर मैन्युफैक्चरर का बंदा है ना, पहली बात तो यह है कि यहां पर रॉ मटेरियल की बजाय सिर्फ परचेज लिखेंगे अगर रिटेलर होता तो।
फिर रॉ मटेरियल ना लिखते, सिर्फ क्या लिखते लफ्ज परचेज। ओके होगी बात। अभी हम आई कैप के भी रिमार्क्स देखते हैं, अभी हम आपस में जो डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर आई कैप के भी ऐड हो जाएंगे, तो ये तकरीबन हमारा काम अच्छा खासा एक वोकैब इकट्ठी हो जाएगी हमारी। लेकिन कैसे इकट्ठी होगी, आप सुनते ही नहीं हो यार, पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आती कि आप पढ़ने आए हो, क्लास में भी बैठे हो, देख भी रहे हो, फिर भी दिमाग बंद है। मैं कितनी दफा कहता हूं, आप लोग ना आप लोग कहते हो ना कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, ये सरस हम लोग भी यहां से होके गए, काम से ज्यादा ना आप लोग अपनी रूटीन पर फोकस करें। रूटीन का बेड़ा घर किया हुआ है आप लोगों ने, जिसकी वजह से यहां पर क्लास में बैठे नींदें आती है आपको। अगर एक बंदा सुबह 4 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ के इधर आ जाता है, तो उसकी हालत ऐसी ही होनी है। तो अपनी हालत इंप्रूव करें। हाँ जी, उसके बाद एनपी रेशो पे आते हैं। एनपी रेशो, हाँ जी, एनपी रेशो का फार्मूला कौन बताएगा? उमर, एनपी रेशो का फार्मूला नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ढूंढा जरा आपने अपने क्वेश्चन से नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, सबसे एंड वाला या? अच्छा, ओसीआई के अलावा नेट प्रॉफिट होता है, ओसीआई के अलावा नेट प्रॉफिट होता है। तो आपका नेट प्रॉफिट 805 है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स को नेट प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड, अच्छा दिमागी तौर पर ये ना सोचे बस अभी 2 मिनट में क्लास खत्म हो गई, लॉ की क्लास बाद में होनी है, ये क्लास हमारी आगे ये चलेगी, इसी दिमागी तौर पर सोचे हमारी क्लास है, ठीक है? तो अभी आप भी आगे हमारी आधा पौना घंटा हमारी ही क्लास है, हमने इस रिमार्क्स होके करके जाने हैं इसके, इसलिए सर से रिक्वेस्ट की है। अगली क्लास हमारी नहीं है ना, तो आज एक ही क्लास डबल है। चले जी, आप लोगों की जो क्लास नहीं है 11 पर, ठीक है। हाँ जी, एनपी नेट प्रॉफिट ओवर सेल मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी आई है रेशो? कितने? 13.8, 3.8%। और कंपनी का क्या है, इंडस्ट्री का 7.7। अच्छा, अब थोड़े से, अगर आपने सोना है ना, बार बार तो नहीं आप किसी को कह सकता, तंग कर सकते, लेकिन जिसने एंजॉय करना है ना, वो जरा फोकस करना, एंजॉय करेगा वो, और दूसरा एन्जॉय एन्जॉय करेगा, फोकस करना है। अच्छा मुझे बताएं, हमारी इंडस्ट्री से हमारी एनपी रेशो कम है या ज्यादा है? पहला रिमार्क तो पहले तो लिखेंगे ना कंपैरिजन, जवाब को जो बंदा सही दे गया ना वो फेल नहीं होता। उसने कहा था कंपेयर भी करो, रीजन भी लिखो, पहला जवाब मैंने कंपेयर वाला लिखना है, लोअर देन इंडस्ट्री, ये मेरा पहला कंपेयर हो गया। उसने कहा अपनी रेशो कंपेयर भी करो, तो हमने लिखना है हम ज्यादा है या हम कम है, पहले हो गया लोअर देन, पहला लोअर देन इंडस्ट्री, लोअर देन इंडस्ट्री। इसके बाद सबसे पहली रीजन हम लिखेंगे, अगर आप चाहते हो कि हम बहुत ज्यादा लाइनें लिखने से बच जाए, लिखेंगे बिकॉज जीपी रेशो इज लोअर। ये एक वजह हो सकती है ना, ओ भाई जिसकी जीपी रेशो ही कम है उसका नेट प्रॉफिट पर भी फर्क। तो पहले हम अब सेंस लिखेंगे या बिकॉज लिखेंगे, मेक अ वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमने खुद ही बताया है। पहले लिखेंगे क्योंकि जीपी रेशो कम है, एक वजह ये है, ये तो लाजमी है, हमारा ग्रॉस हमारा स्टार्ट ही कम है। अगर वो सारे रीजन वही लिखेंगे ना तो टाइम जाया होगा, हमने जीपी रेशो कम लिखी है ना, अब इसके ऊपर वाले सारे कवर हो गए, ठीक होगी बात। अब अगली बात, यहां से हम प्रोफेशनल बंदे की पहचान होती है प्योरली। आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी थी? 16, और एनपी रेशो कितनी थी? 3। कितने का फर्क है?
कितने का फर्क है इसके दरमियान? 12.84%। और इसके दरमियान में कितने का फर्क है? कितना? 15.8%। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि ये जो 12 आंसर आ रहा है 16 और 3 के दरमियान, ये क्या चीज है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, राइट? ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और इसके कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? 15.8। हमारे कितने हैं? 12.8। जो बंदा ये पॉइंट पकड़ गया ना, एग्जामिनर खुशी से ना भी होश हो तो फिर क्या। लेकिन ये कोई ऐसे आम सी बात नहीं है, हर बंदा ऊपर ऊपर वाले कॉन्सेप्ट लिख कर आता है। अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, हमारा या इंडस्ट्री का? हमारा कंट्रोल ज्यादा है। देखिए ना, हमारी ओवरऑल हमारी जो रेशियो है ना प्रॉफिट है, अब देख ले प्रॉफिट हमारा कितने परसेंट कम था, ऐसे भी देख लेते हैं। 23 और 16 इनका डिफरेंस कितना है? 23.5 और 16.67 का डिफरेंस कितना है? 6.8%। और इनके दरमियान कितना फर्क है? 7.7 और 3.8। कितना? 3 हमारी परफॉर्मेंस बेहतर जरूर हुई है। हमारे जीपी रेशियो में डिफरेंस कितना था? हमारा जीपी 6% कम था, लेकिन नेट प्रॉफिट 4% रह गया। इसका मतलब है 2% हमने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है। और वो किसके ऊपर कंट्रोल किया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। अब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर मैं बैकएंड पे स्टोरी बताऊं ना, तो बहुत मजेदार स्टोरी है। हो सकता है हमने अपनी वहां सेल का उसको कम किया था ना, सेलिंग प्राइस को कम किया था, तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ा था या नहीं? मार्केट शेयर बढ़ने से जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो तो वही रहेगी, वो इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट। हमारी फिक्स कॉस्ट वही रही, हमने अपनी शेयर उसी फिक्स कॉस्ट में ज्यादा कर ली। तो हो सकता है हमने अपनी फिक्स कॉस्ट को बेस्ट यूटिलाइज किया हो, वो हमने इकोनॉमी ऑफ स्केल समझा है रॉ मटेरियल के लिहाज से, बल्क डिस्काउंट नहीं हमें मिला उस हिसाब में, क्योंकि अभी हम नए नए हैं। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप रेशो का रिमार्क्स देखते हैं ना, तो सिर्फ उसको देखना है जिसका रिमार्क्स दे रहे हो, उसके ऊपर ही सारा फोकस करना है। बाकी उसकी वजह से क्या है, क्या होना है, उसको छोड़ दो। अभी हमने ये देखना है, हमारा नो डाउट एनपी रेशो कम हुई है, उसकी पहली वजह क्या है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखोगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा हो गए इसलिए हमारी एनपी रेशो कम हो गई है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उससे कम है। और हम अगर ये लिख बैठेंगे कि अगर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं इसलिए एनपी रेशो कम है, ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें बड़े ध्यान से देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिखना है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या थोड़ा सा अंग्रेजी और बेहतर करनी है, डिफरेंस बिटवीन एनपी रेशो reduced by GP ratio, so our effective control over operating expenses, our effective control over operating expenses then industry. अभी एक रफ रिमार्क्स लिखते हैं, फिर जब आपको किताब से पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपकी बहुत ठीक हो जाएंगी। तो इन चीजों को जो बंदा कंसीडर कर लेता है ना, वो बहुत आई क्या, क्योंकि ये प्रोफेशनल चीजें हैं, प्योर प्रोफेशनल चीजें होती हैं।
इसके अलावा भी रिमार्क, उसने तो एक रीजन पूछी हुई है हमसे, हम सिर्फ अभी सवाल पढ़ रहे, पेपर में हमने एक या दो रीजन लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी। जाओ फिर ना जाओ, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करवाने थे, रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग ले लेना। अगर रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए किया है कि अगर कोई इशू हो तो। क्या हुआ? 11 बजे तक। नेक्स्ट करंट रेशियो पे आ जाए, करंट रेशियो फाइंड करें जरा। लोअर है लेकिन डिफरेंस कम से लोअर है, लोअर है लेकिन जो पहले डिफरेंस आता 6% जीपी रेशियो और एनपी रेशियो, जीपी रेशियो का, लेकिन बाद में एनपी रेशियो का डिफरेंस 3 हो गया। तो ये भी तो फिर कंपेयर करना है ना, डिफरेंस कम है लेकिन पहले से डिफरेंस कम हुआ है। करंट रेशियो का फार्मूला कौन बताएगा? करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, करंट एसेट ढूंढे जरा अपने अपने। करंट एसेट्स कितने हैं? 1500। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1000। तो कितना आ गया? 1.5। और उसका कितना आ रहा है? 2.5। लोअर देन है या हायर देन है? लिक्विडिटी पोजीशन किसकी बेहतर है? लिक्विडिटी पोजीशन किसकी, इंडस्ट्री की या हमारी? इंडस्ट्री की बेहतर है, नो डाउट। 2.75 उसकी ज्यादा है, लेकिन हमारी भी तो बेस्ट तो 2 होती है, लेकिन नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है उसके ऊपर रॉ मटेरियल उसके पास ज्यादा पड़ा हो। तो सबसे पहले तो ये क्या लिखेंगे, 1.5 हमारी रेशियो है, हमारी रेशियो और इंडस्ट्री की कितनी है? 2 पॉइंट। क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है क्यों लोअर है हमारी? उसकी हो सकता है हमने लो लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन किया हो, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज हूं। हाँ जी, 1.75 हमारा, 1.5 हमारा था और 2.75 इंडस्ट्री का था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लोअर देन इंडस्ट्री। पहले क्या लिखेंगे? लोअर देन इंडस्ट्री। फिर अगला काम क्या लिखेंगे? कौन कौन सी चीजें बताएंगे? हाँ शेरी, क्यों कम है, वजह बताए। क्रेडिट सेल क्या हमारी करंट रेशियो कम आ रही है, उसकी वजह बताए। 4-5 तो वजह मैंने शुरू में लिखवाई इसकी है। बताओ। स्ट्रिक्ट सुने, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी से क्या होगा? हमारी क्रेडिट सेल्स कम होंगी, क्रेडिट सेल कम होगी तो अकाउंट रिसीवेबल, तो इट मे बी स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज, इट मे मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टॉक। अब कम करनी है ना, हो सकता है हमने अपनी जो सप्लायर की
जो पेमेंट है वो डिले कर रहे हो, हमारे सप्लायर ज्यादा होंगे तब भी हो सकता है हम बैंक ओवरड्राफ्ट से अपना काम कर रहे हो तब भी हमारी करंट रेशियो ज्यादा हो जाए। एक प्रोफेशनल चीज बताऊंगा, वो जाकर बताऊंगा गियरिंग रेशियो के साथ, ठीक है? अभी सिर्फ इतना ही। तो करंट रेशियो कम होने की वजह तो आप कई लिख सकते हो, लेकिन हम फिलहाल एक दो लिख लेते हैं। पहली, इट में मेंटेन लो लेवल ऑफ स्टॉक। strict credit policies, strict sales credit policies, फिर उसके बाद extended credit terms with supplier या customer, supplier। सर अगर हम सप्लायर को पेमेंट लेट कर दें तो फिर मतलब एक तरह से हमारे पैसे बच ही रहे हैं, जैसे कि ज्यादा नहीं पैसे हैं ही नहीं, बच कहां रहे? तो पता वो बात की बात है, मैंने क्या बताया था, रिमार्क्स लिखते वक्त अपने आप को जीरो बैलेंस पे समझना, उसकी टेंशन है ले कि आपके पास पैसे हो सकते हैं, ठीक है? और फोकस करना है उसके ऊपर जो रिमार्क्स हम लिख रहे हैं। अगर दोनों सोचेंगे तो आगे जाकर आएगा, मतलब भी आएगा सारा। फिलहाल सिर्फ एक चीज सोचेंगे और उसको देकर आंसर करें। उसके बाद अगली रेशो कौन सी है? ये कितनी रेशो होगी? जीपी रेशो, एनपी रेशो, करंट रेशो। अब आगे गियरिंग रेशियो। अब इस रेशियो से मैं ऊपर वाली रेशियो भी एक दफा दोबारा आपको ओके करवाऊंगा। गियरिंग रेशियो फाइंड करें। गियरिंग रेशियो फार्मूला क्या है? अच्छा, ये फार्मूला कौन सा लिखेंगे? 50-50 है तो डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड वाला डिवाइड करेंगे या इक्विटी वाला? कैपिटल एम्प्लॉयड वाला। ये भी ध्यान रखना है, वैसे तो कोई भी लिख सकते हो, दोनों अलाउ है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए तो वही लिखेंगे ना जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। हाँ जी, क्या लॉन्ग टर्म डेट कितना है आपका? लॉन्ग टर्म डेट 3000, और 3000 को किस पे डिवाइड करोगे? किस पे? 8000। कितना आंसर आ गया? 3000 डिवाइडेड बाय 8000, 0.100 से मल्टीप्लाई कर देना, 37 इसका मतलब क्या है? हर 100 रुपए में 37 आपका डेट है। हर 100 रुपए में 100 रुपए है ना टोटल। टोटल फाइनेंसिंग के अंदर 37.5 डेट है। टोटल फाइनेंसिंग के अंदर 37.5 डेट है। लो गियरिंग है या हाई गियरिंग है? लो गियरिंग है या हाई गियरिंग है? लो गियरिंग है। ओके होगी बात? अब मैं आपको एक ऊपर वाला वापस दोबारा करंट रेशियो पे, ये आई कि आपने लिखा तो ये बहुत खूबसूरत बात थी। लो गियरिंग होने का मतलब क्या है कि आपने ज्यादा लोन लिया हुआ या कम? हो सकता है आप लोगों ने, क्योंकि आपको ज्यादा लोन चाहिए था यहां पे, हो सकता है आपने अपनी ज्यादातर जरूरियात शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरी कर रहे हो। इस वजह से भी आपने एक रीजन लिखनी है, क्योंकि हमारी जो इस कंपनी की गियरिंग लो गियरिंग रेशियो है, तो ये बड़े बड़े लोन नहीं ले रहा, तो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किसका सहारा ले रहा है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का। इसलिए भी हमारी करंट रेशियो कम हो सकती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो प्रोफेशनल लेवल है कि गियरिंग रेशियो को इस्तेमाल करके, गिवन डाटा को इस्तेमाल करके जो कमेंट्स लिखता है ना बंदा, जर्नल तो सारे लिख जाएंगे,
कुछ याद करके कुछ लिंक बना के लिख जाएंगे, जो गिवन कमेंट से रेशियो निकालता है ना, वो कमाल होती है। अब ये लो गियरिंग की मतलब पता है ना कि हमने लोन कम लिए हुए हैं, तो जरूरत फिर कहां से पूरी कर रहे होंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। तो हम लिखेंगे सिंस बूम लिमिटेड हैज लो गियरिंग रेशियो, और ये अपनी जरूरियात कैसे पूरी कर रहा होगा? तो हो सकता है वो ज्यादातर अपनी जो रिसोर्सेज को कवर कर रहा है वो कहां से कर रहा है? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। तो रोहन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से होगा क्या? कौन सी रेशियो खराब हो जाएगी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से? गियरिंग रेशियो खराब हो जाएगी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। तो इधर है ही नहीं है। मैं हालांकि बार बार बता रहा हूं कि मैरोज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करने से कौन सी रेशियो खराब हो जाएगी? करंट रेशियो खराब हो जाएगी। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा हो रही हैं लो गियरिंग की वजह से। देखिए पैसा तो हमें चाहिए, अगर हमारी गियरिंग रेशियो बैलेंस होती, इसका मतलब है हम अपने सारे अपने मोस्टली खर्चे ना कहां से पूरे कर रहे हैं? लोन लेकर। अब लोन तो कम लिया हुआ है, तो अपनी जरूरत कहां से पूरी कर रहे होंगे? अब या तो सप्लायर से ज्यादा उधार ले जा रहे हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट से पूरी कर रहे हैं। जरूरत तो पूरी करनी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, या लोन लेकर जरूरत पूरी होनी है, या शेयर इश्यू करके, या फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से। तो लो गियरिंग का मतलब है लोन तो लिया नहीं, लोन लिया नहीं, तो फिर आप अपनी जरूरत कहां से पूरी कर रहे हो? शॉर्ट टर्म। मेरे भाई अगर ये आप लोगों को बोरिंग लग रहा है, इन केस मतलब दिमाग ऑन नहीं है, तो समझो फिर आप अभी तक आप आए नहीं हो अकाउंटिंग के अंदर, या तो फिर आपने शुरू से समझा ही नहीं है, या फिर आप सीए करना नहीं चाहते। मतलब देखें, आप लोग सोच सकते हैं आपको गर्मी लग रही, तो गर्मी तो मुझे भी लग रही होनी है। अगर जो हालात आपके साथ होने मेरे साथ भी वही है। पेपर तो देना भी आपने, मैंने तो पेपर भी नहीं देना। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें। और कब से कह रहा हूं इंसान बनो। इंसान बनने से मुराद है कि अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज किया करो। मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग बेचारे पढ़ पढ़ कर पागल हो रहे हैं, वो कहते हैं सर बार बार कहते हैं, मैं सब उनको नहीं कह रहा जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं जो नहीं पढ़ रहे, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अगर सीए करने का दिल नहीं कर रहा तो छोड़ दो इसको, अपना कोई और काम करो जिसमें आपका दिल है। अगर आप मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल कर लो तो मोबाइल इस्तेमाल करो यार, उसमें भी पैसा लोग कमाते हैं। कंजर कुंजर बन जाओ, वो सॉरी टिकटॉकर। मतलब आप किसी भी लेवल पर ना अपना काम कर सकते हो, बस एक ही चीज के पीछे ना पड़ो। सीए करना तो उसको पूरी रिस्पेक्ट दो। चले अपनी किताब में देखो अगली रेशो कौन सी है। देखें अगर हमने जब रिमार्क्स लिख रहे होते हैं ना, तो पहली बात तो ये है, खामोश हो जरा यार शहरी, मैंने अगली दफा पहली दफा माफ कर दिया, मुझे पहले भी पता था तू नहीं सुन रहा, इसलिए फोकस कर। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? जब हम रेशो के रिमार्क्स लिखते हैं ना, 2-3 अजम्पशन लिखनी है। पहले जो रेशो बता रहे हो ना बस उस पर फोकस करो, इधर उधर की नहीं सोचनी, बस वही सोचो वो कम कैसे हो सकता है, ज्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे होते हैं। दूसरा हमने सोचना है कि हमारी जो फाइनेंसिंग होनी है ना, या वो शॉर्ट टर्म लोन से होनी है, या लॉन्ग टर्म लोन से होनी है, या इक्विटी से होनी है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने पैसा जब भी सोचना है या तो लॉन्ग टर्म लोन से आ रहा होना है या इक्विटी से आ रहा होना है। देखिए हालांकि दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते थे कि हमारी इक्विटी ज्यादा है और हमने इक्विटी से किया हो, लेकिन हमने लो गियरिंग देखा था ना, हमने कहा जी लॉन्ग टर्म लोन नहीं है हमारे पास। लॉन्ग टर्म लोन ना होने की वजह से हमने अपनी ज्यादा जरूरियत फिर कहां से पूरी कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म से। और शॉर्ट टर्म से पूरी करने की वजह से हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ गया होगा, और करंट लायबिलिटी बढ़ने से हमारी करंट रेशो कम। ठीक होगी बात? अगली रेशो ऐसे लिखना है तो लिख लो। अच्छा अभी तो लो गियरिंग क्यों है इसके बारे में बताना। अभी तो लो गियरिंग क्यों है? हो सकता है हमें कोई लोन ही ना दे रहा हो, पॉसिबल है। नया नया बिजनेस है, नया नया बिजनेस पर लोग इतबार नहीं करते। हो सकता है हम अपनी ज्यादा जरूरियात शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरी कर रहे हो। पहली बात है, हो सकता है हमें लोन ना मिल रहा हो, और दूसरा क्या है, हो सकता है हम अपनी ज्यादा जरूरियात
शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरी कर रही हूं, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंट भी है, ऊपर से मैच भी कर रहा है, हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं भी ज्यादा। तो लो गियरिंग होने की 2-3 वजह लिख सकते हैं। पहली वजह हो सकता है हमें लोन ना मिल रहा हो, दूसरी वजह शॉर्ट टर्म, और हो सकता है ज्यादातर हम अपनी फाइनेंसिंग इक्विटी से कर रहे हो। इक्विटी से ज्यादा फाइनेंस से करेंगे ना, फिर भी लो गियरिंग होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और न्यूमिनेटर वही रहेगा। तो लिखने जरा इसका फार्मूला क्या लिखा है आपने, लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो लोन और इक्विटी की बात लिखनी है। इंट्रोड्यूस इक्विटी किसे कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू बड़ी कर दो या ऊपर वाली वैल्यू छोटी कर दो, हमारी लो गियरिंग हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो जनाब पहली बात तो हम लिखेंगे वजह, पहली वजह लिखेंगे इट में फेस डिफिकल्टी टू अवेल लॉन्ग टर्म लोन। It may investment in assets through short-term financing। ये तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हमारी है भी ज्यादा। और लास्ट में लिखेंगे इट में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय द शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट बाय द लोन ही मेरा नहीं, इतना ज्यादा पर्सनल नहीं होना अभी। तो ये जर्नल टर्म्स हैं, ऐसे बातों बातों में हम ये आप भी इसमें आप लोगों की हालत खराब है, ऊपर मुल्क भी नहीं चाहता कि आप पढ़ो। अगली रेशियो कौन सी है, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। फार्मूला क्या है, फार्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, अब टोटल एसेट नहीं लिख सकते, फार्मूला बताएं कितना है, आंसर कितना आ गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 1600 शुरू से फाइंड कर लिया था। नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, 75, टोटल आंसर कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, 21 पॉइंट। और कंपनी की रेशियो क्या है इंडस्ट्री की, अच्छा सबसे पहले तो हमारी एनपी रेशियो ही कम है, इसलिए ये रेशियो कम है। तो भाई इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होगा, नॉन करंट एसेट ज्यादा होंगे। इसका मतलब यही है ना, ये रेशियो कम होने की क्या वजह हो सकती है, प्रॉफिट कम एसेट ज्यादा। 2-3 वजह लिख सकते हैं। पहली वजह हमारी एनपी रेशियो कम है, हमारी एनपी रेशियो ही कम थी, हमारा प्रॉफिट ही कम था शुरू से, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है हमने नए एसेट खरीदे हो सकता है हमने नए एसेट खरीदे हूं, अब नए एसेट खरीदने से भी ये रेशियो कम हो जाए। तो नॉन करंट एसेट तो फिर भी आएगा, यहां तो नीचे डिनोमिनेटर तो आएगा ना, चाहे शॉर्ट टर्म से खरीदने से हमारी करंट रेशियो खराब हो जाएगी, और हुई भी है, और ये तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि नीचे जब ऊपर भी जवाब कम हो जाएगा डेप्रिसिएशन आने की वजह से।
और नीचे ज्यादा हो जाएगा नॉन करंट एसेट आने की वजह से। तो हमारी जी नॉन करंट एसेट में एक तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की रीजन लिखा करो, प्रॉफिट की रीजन, प्रॉफिट की कम होने की रीजन डायरेक्ट आप एक ही बात लिख लिया करो। प्रॉफिट कम होने की रीजन कौन सी लिखोगे भला? क्योंकि हमारे एनपी रेशो कम है इसलिए हमारा रिटर्न रेशो कम है। एक दूसरा हो सकता है हमने नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दियो। अब नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का देखें, अगर एसेट रीवैल्यू हुआ है तो फिर हमारे एसेट फिर भी बढ़ जाएंगे, ऊपर कुछ नहीं बढ़ेगा, नीचे एसेट बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने हैं, बातें तो बहुत सारी लिख सकते हैं, रीवैल्यूएशन में अभी नहीं जाएंगे। अगर रीवैल्यूएशन में जाते तो एसओएफपी के अंदर सरप्लस भी पड़ा होता, वो नहीं है। वहां भी देखना है कि जो लिख रहे हैं वो होना भी तो चाहिए ना। तो एक तो हमारी एनपी रेशियो कम है, एनपी रेशियो लो है। दूसरा हो सकता है हमने नॉन करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग थ्रू शॉर्ट टर्म की हो, लॉन्ग टर्म नहीं लिखेंगे, शॉर्ट टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म लिखते हैं तो फिर हमारी हाई गियरिंग रेशियो होती। इसके अलावा और कौन कौन सी रेशियो है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, सारे रिटर्न की प्रॉफिट वाली रेशियो सेम आएगी क्योंकि प्रॉफिट रेशियो कम है, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो। चलें जी, आपकी लिखने की सलाहियत खत्म करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा अब इसका आई कैप के वर्डिंग पढ़ाता हूं, बड़े गौर से पढ़नी है। ये देखिए जी, अब जरा इसको इंप्रूव करना है और नियत के साथ। 90% लिंक होता है और जो बंदा लिंक से कार्य करता है ना, आई कैप उसको ही रिगार्ड करता है। चलें जी, सबसे पहले जीपी रेशो पे हैं। आप अपने जीपी रेशो देखें, हमारी जीपी रेशो क्या थी? लोअर। अब देखिए, पहला उसने क्या लिखा? लोअर देन इंडस्ट्री। ये कौन सा जवाब था? कंपैरिजन का। उसने एक रीजन कही थी तो पेपर में आपने एक ही लिखनी है, लेकिन ये क्योंकि हमें समझाने के लिए बताया गया है इसलिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट हायर प्राइस एज कंपेयर टू कंपेटिटर। बात ओके हो गई? ये रॉ मटेरियल का नाम क्यों आया है? मैन्युफैक्चरर की वजह से। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इकोनॉमी ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। ये किसी का सवाल था सर, इकोनॉमी ऑफ स्केल हमने ऊपर भी लिखा था। अब उसने इकोनॉमी ऑफ स्केल किस में लिखा है? इन प्रोडक्शन, मतलब इसका जीपी के साथ ही लिंक बनाया, अदर फिक्स कॉस्ट के साथ लिंक नहीं बनाया। एज कंपेयर टू कंपेटिटर, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंसी। हो सकता है हमारा जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस ना हो, इनएफिशिएंसी की वजह से भी हमारा मटेरियल की वेस्ट ज्यादा होती है। लास्ट, डेलिबरेटली कीप सेलिंग प्राइस लोअर टू गेन मार्केट शेयर। जानबूझ के प्राइस कम की हो सकता है कि हमारा मार्केट शेयर ज्यादा हो। अब ये चीज आपने जीपी रेशो के कम होने पे याद भी रखना है। ये दो बातें तब लिखनी है अगर मैन्युफैक्चरर हो, और अगर मैन्युफैक्चरर नहीं होगा तो ये दो बातें नहीं लिखेंगे। और अगर जीपी रेशो ज्यादा है तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। उल्टे से ये ना कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। उल्टे से मुराद ये है कि यहाँ पर हायर प्राइस की जगह लो प्राइस लिख देंगे, इनएबिलिटी टू एबल एबिलिटी लिख देंगे। एनपी रेशियो में देखें लोअर देन इंडस्ट्री, पहला वो क्या लिखता है? जीपी मार्जिन इज 6.8% लोअर देन इंडस्ट्री। कहता है जो जीपी रेशियो है ना हमारी, कितनी कम है? 6.8%। उनका डिफरेंस है
कहते वेयर एज हमारी रेशो ओनली 3% इंडिकेट क्या बताती है, बीएल ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल लोअर देन द इंडस्ट्री, मतलब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंडस्ट्री से कम है। कितने कम है उनका डिफरेंस 12% और 15% निकाले थे ना हमने, उनकी रेशो के दरमियान फर्क, तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कम है। करंट रेशो पे आए, सिंस ये देखें तो सही, अब इसमें उसने लफ्ज सिंस इस्तेमाल किया, मेक इस्तेमाल, ये वो अल्फाज हैं जो बंदे में हमने तो हमें पता ही नहीं होता, हम तो ऐसी वैसी अंग्रेजी लिखते हैं कि उसका मतलब भी नहीं हमें नहीं पता होता। सिंस gearing ratio is lower than the industry, BL might have obtained running finance as compared to long term finance by the industry, avail extended credit terms from the supplier। हो सकता है उसने लॉन्ग टर्म लोन लेने की बजाय रनिंग फाइनेंस पर भरोसा किया हो और सप्लायर से ज्यादा टाइम मांग लिया। लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री आर मेंटेन, क्योंकि करंट रेशो कम है। शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स टू डेटर, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ सब कस्टमर। तो समझ लग रही है ये बात, गियरिंग रेशो पे है। कुछ लोग तो बस अब ज़ॉम्बीज बनने की पोजीशन पे हैं, मतलब अपने आप को ऐसे ही उन्होंने अल्लाह के हवाले छोड़ दिया है कि जब अब बस टाइम पूरा करना है। गियरिंग रेशो, गियरिंग रेशो में क्या आता है, हमारी हाई रेशो है या लो रेशो है, लो रेशो है। पहली बात, डिफिकल्टी इन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम बैंक ड्यू टू लो प्रॉफिट, लो प्रॉफिट होने की वजह से हमें पैसे ना मिल रहे हो। और रनिंग फाइनेंस या एक्सटेंडेड टाइप फ्रॉम सप्लायर अवेलेबल, हमें सप्लायर ही कह रहा है कि या तू मुझसे ही जितना उधार लेना है उधर स्टॉक उधार ले ले, किसी से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं होती शॉर्ट उसके लिए, स्टॉक के लिए, बट अगर हो जाए तो फिर हमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है जनाब रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। पहला, किस वजह से, रिलेटिवली न्यूअर नॉन करंट एसेट हैव हायर कैरिंग वैल्यू, हो सकता है हमारे नए एसेट हो तो उससे हमारी बुक वैल्यू भी ज्यादा होगी, बुक वैल्यू ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और हमारी ये रेशो कम हो जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में पहला वो क्या लिख रहा है, लो प्रॉफिट, और फिर हायर शेयर होल्डर इक्विटी, लो गियरिंग है ना, तो लो गियरिंग होने की वजह से इक्विटी ज्यादा है, तो इक्विटी ज्यादा होने की वजह से भी ये रेशो। रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर वही बात, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को दोबारा बड़े सिंसियर तरीके से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरा रेशो सिखाएगा और बाकी फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है। पिछले सवाल फार्मूले के हैं, क्वेश्चन 24 आपने दोबारा करना है और बाकी पिछले सवाल कितने बनते हैं ये सिर्फ फार्मूलों की प्रैक्टिस है। 21, 22, 23, 21, 22 से कितने कहां से शुरू हो रहा है, 21, 22, 23, 24। पहले जो दो है वो प्योर फार्मूले हैं, सिर्फ फार्मूले हैं। 23 में थोड़ा सा एनालिसिस है और 24 हमने अभी किया है। तो अब हम मजीद इसका जो कल मतलब नेक्स्ट मंडे को क्वेश्चन करेंगे आप, वो भी एक बड़ा कमाल करेंगे, लेकिन कमाल तब होगा एक तो आपको फार्मूलाज आते हो और दो थोड़ी सी ये जो अंग्रेजी है इसको आपने ना साइड पे लिख कर आना, जीपी रेशो के नीचे, और अपने उर्दू में लिखना है कि अगर मैन्युफैक्चरर रहेगा तो ये अल्फाज लिखने हैं। तो हर रेशो फार्मूला एक अलग अलग पेज पे लिख लो और उनके नीचे रिमार्क्स ऐड करते जाना, 5-5, 6-6 रिमार्क्स बन जाएंगे। पेपर में लिखना उसी में से, बस सेलेक्ट करना कि कौन सा लिखना है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक होगी बात, चलें जी।